आज स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि जब कंडक्टर के अंदर जो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो भी कंडक्टर होता है स्टूडेंट्स, उस कंडक्टर के अंदर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कोई भी कंडक्टर हो, उस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं स्टूडेंट्स। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं अगर देखा जाए तो पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब के अंदर अप्रोक्स जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स, 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब अगर 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ और 1 मीटर हाइट का एक क्यूब बनाए तो उसके अंदर 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, फ्रीली कंडक्टर के अंदर मूव कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इतने सारे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के अंदर। अब क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन करते क्या हैं, ये इलेक्ट्रॉन फ्री है तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन अलग अलग डिफरेंट वेलोसिटी से, इनकी वेलोसिटी को नॉर्मली कहें हम कि ये डिफरेंट रैंडम वेलोसिटी से मूव करते रहते हैं। रैंडम वेलोसिटी का मतलब ये है कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में, कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में अलग अलग रैंडम वेलोसिटी से मूव करते रहते हैं। जैसे कंडक्टर माने तो एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, तीसरा इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, चौथा इधर मूव कर रहा है। बट कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं कि सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में चलेंगे, दूसरे डायरेक्शन में चलेंगे। ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर मूव विथ अ रैंडम वेलोसिटी, ठीक है, अलग अलग वेलोसिटी से इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में मूव करते हैं। और इलेक्ट्रॉन भी 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स। और इनका जो रैंडम वेलोसिटी होता है ये होता कितना है, रैंडम थर्मल वेलोसिटी, रैंडम थर्मल वेलोसिटी, इसे कहते हैं रैंडम थर्मल वेलोसिटी। रैंडम थर्मल वेलोसिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो वेलोसिटी आता है ये थर्मल मतलब ये हीट के कारण आता है। हमें पता है जो भी कंडक्टर होगा उसके आसपास का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा होगा। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा, जिस एनर्जी के कारण ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है रैंडम थर्मल वेलोसिटी। तो ये रैंडम थर्मल वेलोसिटी होती कितनी है, ये होती है 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्स, ठीक है, अप्रोक्स 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब 10,000 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं अलग अलग ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में। और ऐसा नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, हो सकता है यहाँ पर मेटल आयन हो, दूसरे इलेक्ट्रॉन उनसे टकरा दें, क्योंकि अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर मेटल आयन भी होंगे। ये इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकले हैं वहाँ पर तो पॉजिटिव आयन बन गए ना, तो ये मेटल आयन भी होंगे। ये आयन अपनी जगह पर क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, ये मूव नहीं करते, ठीक है। जो भी मेटल आयन होते हैं जहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स आपके निकले हैं तो वहाँ पर तो पॉजिटिव आयन बन गए। तो ये जो आयन्स होते हैं ये अपनी जगह फिक्स होते हैं, इनका एक फिक्स लेटाइज होता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन रैंडम वेलोसिटी से मूव करते हैं तो ये इन आयन से टकराते हैं और इलेक्ट्रॉन आपस में भी एक दूसरे से टकराने लगते हैं, तो इस तरह का इनका टकराव भी होता है। तो इतनी वेलोसिटी से मूव करते हैं। अगर इनका देखा जाए कि एवरेज स्पीड कितना होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, अगर देखें हम हर इलेक्ट्रॉन की स्पीड मान लेते हैं इस कंडक्टर के अंदर n इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n इलेक्ट्रॉन्स, और हर इलेक्ट्रॉन की स्पीड मान लेते हैं एक पहले इलेक्ट्रॉन की स्पीड है u1 वेक्टर, दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पीड है u2 वेक्टर। ये कौन सी स्पीड है, ये रैंडम थर्मल स्पीड है। इसी तरह से लास्ट वाले nth इलेक्ट्रॉन की स्पीड हो जाएगी un वेक्टर, है ना। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स की रैंडम थर्मल स्पीड है। अगर उनको कहा जाए कि एवरेज स्पीड निकालें तो एवरेज स्पीड कितना होगा स्टूडेंट्स, देखें एवरेज वेलोसिटी ले लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी को मैं u एवरेज से लिखूं, है ना, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाला जाता है, सारी वेलोसिटीज को जोड़ा जाए और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, n से डिवाइड लगा दिया जाए। तो u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस डैश अप टू un वेक्टर, इन सबको जोड़ के किसके डिवाइड लगा देंगे, n से डिवाइड लगा देंगे। तो ये जो निकलेगा इसे कहेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा स्टूडेंट्स, एवरेज वेलोसिटी होगा 0। कितना होगा, 0। अब आप पूछेंगे 0 क्यों हुआ, तो ध्यान से देखिए, एक छोटी सी जगह पर, है ना, एक स्मॉल पैकेट के अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, है ना, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और हर इलेक्ट्रॉन रैंडम वेलोसिटी से हर पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं।
तो यहाँ पर इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर 10 इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मान लेते कोई सा भी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया बना लो यहाँ पर बीच में, है ना, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अगर 10 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करते हैं तो ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि 10 इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में भी मूव करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हर पॉसिबल डायरेक्शन में डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। अगर 10 इलेक्ट्रॉन इधर मूव करें तो 10 इलेक्ट्रॉन इधर भी मूव करेंगे, हर डायरेक्शन में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। अगर ऊपर 10 जा रहे हैं तो नीचे भी 10 जाएंगे, है ना, क्योंकि इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स है, हर पॉसिबल डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो एवरेज वेलोसिटी होगा कितना, 0 होगा, है ना। अगर u1 इधर है, u2 इधर है, u3 इधर है, u4 इधर है, तो सारे का जो एवरेज वेक्टर सम होगा वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा। तो याद रखिए, क्योंकि रैंडम वेलोसिटी का जो एवरेज होगा वो कितना होगा, 0 होगा। आ रहा है समझ में, 0 होगा। अगर इनका एवरेज 0 है तो क्या करंट कितना होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि करंट होता क्या है, द रेट ऑफ चार्ज फ्लो। जब चार्ज किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से मूव करता है तो हम क्या बोलते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है। तो ध्यान से देखिए, अगर एक इमेजिनरी यहाँ पर एक छोटा सा सरफेस एरिया ले लें, डेल्टा एस सरफेस एरिया ले लें, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इस एरिया को क्रॉस करके कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, कितना चार्ज पास हो रहा है, तो हमें नेट चार्ज निकालना है, तो करंट निकाल पाएंगे। करंट इज इक्वल टू कितना होता है, चार्ज कौन सा, नेट चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, कितने टाइम में निकले। तो मान लेते हैं 2 सेकंड के अंदर इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना चार्ज फ्लो करा, तो हमें पता है जितने इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करने हैं 100% पॉसिबिलिटी है कि उतने ही इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। मान लेते हैं अगर 10 इलेक्ट्रॉन इधर मूव करें तो 10 ई, चार्ज कितना होगा, एन ई होता है, क्यू इज इक्वल टू एन ई। 10 इलेक्ट्रॉन के ऊपर, हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर ई चार्ज होगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना होगा, 10 ई। अगर 10 इलेक्ट्रॉन इधर मूव करें तो इधर चार्ज फ्लो हुआ 10 ई, और 10 इलेक्ट्रॉन इधर भी मूव करें तो इधर भी कितना चार्ज फ्लो हुआ, 10 ई। तो नेट चार्ज कितना हुआ स्टूडेंट, 0 हुआ ना, नेट चार्ज कितना हुआ, 0, है ना। 10 ई इधर फ्लो हुआ, 10 ई इधर फ्लो हुआ, उसी टाइम इंटरवल में 10 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट जा रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन राइट जा रहे हैं, तो नेट चार्ज हुआ 0। इसका मतलब करंट भी कितना हो गया स्टूडेंट, 0 हो गया। तो आपने यहाँ पर देखा कि चार्ज फ्लो तो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो तो कर रहे हैं, रैंडम वेलोसिटी जो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है, बट इतनी वेलोसिटी होने के बावजूद हर इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज करंट होता है वो कितना होता है, 0 होता है। क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि जितने इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन मूव कर रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो जो नेट चार्ज 0 हो जाता है तो नेट करंट भी कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब ये है कि जो रैंडम थर्मल वेलोसिटी है ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होती करंट फ्लो के लिए। जब हम बोलते हैं कि एक वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो करंट का मतलब उसमें चार्ज फ्लो हो रहे हैं, तो चार्ज क्या रैंडम थर्मल वेलोसिटी से मूव करते हैं। अगर ये चार्ज रैंडम थर्मल वेलोसिटी से मूव कर रहे होते तो करंट तो 0 होता। इसका मतलब इस कंक्लूजन को लिखिएगा आप, रैंडम वेलोसिटी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट इन अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर के अंदर अगर करंट फ्लो करवाना है तो रैंडम वेलोसिटी हमारे किसी काम की नहीं, क्योंकि इसके कारण तो करंट 0 हो रहा है। इतनी ज़्यादा स्पीड होने के बावजूद करंट कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम दूसरा इसका एस्पेक्ट्स देखें, जो हमारा कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अक्रॉस हम लगाएं एक इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लगाएं स्टूडेंट्स, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हेन वी अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द कंडक्टर, जैसे यहाँ पर देख लें ये आपका कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर के अंदर उतने इलेक्ट्रॉन्स थे। अब हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है आपका, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो इसके अंदर अब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट्स, बताइए अब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इनके ऊपर फोर्स लगेगा, जो होगा F इज इक्वल टू क्यू ई। चार्ज होता है माइनस ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगेगा। ये जो फोर्स होगा ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो इन सारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जो इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, अब ये थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ड्रिफ्ट का मतलब क्या है, मान लीजिए आपका कोई इलेक्ट्रॉन था, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये इधर जा रहा था। किधर जा रहा था, इधर जा रहा था। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो इधर जा रहा था, बट जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर किधर फोर्स लगा, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इधर फोर्स लगा। तो इस फोर्स के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन ऐसा सीधा जा रहा था अब वो थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो गया। अब कैसा हो गया, थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो गया। तो ध्यान से देखिए, ड्रिफ्ट हुआ, उसको जाना था यहाँ पर,
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो वो यहाँ पर पहुँचता, बट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगा, उस फोर्स ने इसका थोड़ा थोड़ा डायरेक्शन चेंज करा, अब वो यहाँ पर आ गया। तो देखिए ड्रिफ्ट हुआ, ये क्या हुआ, ड्रिफ्ट। जैसे आपने देखा होगा कार रेस के अंदर जब कार एक मोड़ पर मुड़ती है तो कार हल्के से ड्रिफ्ट हो जाती है, बाहर की तरफ सरक जाती है। उसी तरह से यहाँ पर भी ड्रिफ्ट हो रहे हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, उसे आपका यहाँ पर जाना है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होते तो यहाँ पर जाता, बट इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट हो जाएगा, इससे रास्ते से ड्रिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी ड्रिफ्ट हुआ है ना, वो अलग अलग होगा, कहीं पर ड्रिफ्ट ज़्यादा होगा, कहीं पर ड्रिफ्ट कम होगा, बट ये ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। होगा क्या, कंटिन्यूसली ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँच गया, इसके बाद में यहाँ से किसी एटम से टकराएगा और उसको यहाँ पर जाना होता, अगर यहाँ पर पहुँचता इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, बट इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर इधर डायरेक्शन फोर्स लगता है, जिसके कारण वो थोड़ा सा और ड्रिफ्ट हो जाता। तो ध्यान से देखिए, कुछ टाइम बाद आप देखेंगे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट स्टार्ट हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट के परिणाम स्वरूप क्या होगा, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। आ रहा समझ में, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाना था बट यहाँ पर गया, फिर यहाँ से टकरा के ऐसा जाना था बट ऐसा गया धीरे धीरे, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे। इसका मतलब है इनकी वेलोसिटीज जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आना स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स ड्रिफ्टिंग, इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट्स ड्रिफ्टिंग किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट ड्रिफ्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, धीरे धीरे से ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और ये जब इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जब चलेंगे तो दूसरे मेटल आयन दूसरे इलेक्ट्रॉन से भी टकराएंगे। तो जब जब इलेक्ट्रॉन दूसरे मेटल आयन से टकराता है तो उसका वेलोसिटी वापस जीरो हो जाता है, और फिर वो एक रैंडम वेलोसिटी गेन कर लेता है। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। ये यहाँ तक समझ में आया, इलेक्ट्रॉन क्या होने, ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और ड्रिफ्ट होने के बाद कुछ टाइम बाद पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना स्टार्ट होते हैं। अब देखते हैं जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे मेटल आयन से टकराता है, जैसे मान लेते हैं हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक यहाँ पर कोई मेटल आयन है, इलेक्ट्रॉन ऐसा गया, यहाँ से टकराया। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया तो इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गया होगा। वेलोसिटी किस किस के कारण आया, एक तो रैंडम वेलोसिटी था, साथ में फोर्स लगाने के कारण, जब भी फोर्स अप्लाई किया जाता है तो फोर्स के कारण क्या प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और ये जो एक्सेलरेशन होता है ये वेलोसिटी में क्या लाता है, चेंज लाता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो ये जो वेलोसिटी थी रैंडम वेलोसिटी, उस रैंडम वेलोसिटी के अंदर फोर्स के कारण एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, और उस एक्सेलरेशन ने इसकी वेलोसिटी को हल्का सा चेंज करा, तो इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी चेंज हो गई। बट जैसे ही मेटल आयन से टकराता है तो इसकी वेलोसिटी वापस जीरो हो जाती है, और फिर कोई दूसरी रैंडम वेलोसिटी से मूव करता है। इस तरह से होता है स्टूडेंट्स, ये सेक्शन होता है। जब भी इलेक्ट्रॉन दूसरे मेटल आयन से टकराता है तो कुछ वेलोसिटी, उसके पहले उसकी कुछ वेलोसिटी अचीव हो जाती है, और इसके बाद में जैसे ही टकराता है तो टकराने के बाद में उसकी वेलोसिटी वापस जीरो, फिर दूसरी रैंडम वेलोसिटी से मूव करेगा, फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसके कारण वेलोसिटी में थोड़ा सा चेंज आएगा, फिर टकराएगा, फिर वेलोसिटी जीरो, फिर दूसरी वेलोसिटी को अचीव करेगा। इस तरह से इसका प्रोसेस चलता जाता है। बट हर टाइम टकराने के टाइम वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में धीरे धीरे ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ये नहीं बोल सकते कि 100% ड्रिफ्ट हो गए, सारे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो गए, बट ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब हम वापस इनका एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। क्या अब भी एवरेज वेलोसिटी जीरो आ रहा है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं? तो देखिए, अब मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स की इनिशियल स्पीड तो u1 v1 थी, मान लेते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन है हमारा, वो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन से पहले एक और पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर इसको कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहा जाता है? रिलैक्सेशन टाइम। नाम ये क्लियर है स्टूडेंट्स, रिलैक्सेशन टाइम मतलब एक ऐसा टाइम जिसके अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन रिलैक्स फील करता है, रिलैक्स फील करता है, उसे क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। और इसे जनरली टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टाउ से। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? जैसे ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से यहाँ पर जाता है, यहाँ से टकराता है और फिर इधर चला जाता है, फिर यहाँ से टकराता है, फिर इधर चला जाता है, फिर यहाँ से टकराता है, फिर इधर चला जाता है। तो ध्यान से देखिए, एक इलेक्ट्रॉन को
दूसरे इलेक्ट्रॉन या दूसरे मेटल आयन से टकराने से पहले जितना टाइम वो फ्रीली ट्रेवल करता है, मतलब देखिए यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पर उसको टकराना था, तो यहाँ से यहाँ तक के रास्ते में इस इलेक्ट्रॉन ने एक फ्री टाइम ट्रेवल करा, मतलब एक रिलैक्स फील करा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम था उसे क्या कहेंगे हम, रिलैक्सेशन टाइम करेंगे। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर गया, तो इसके बीच में यहाँ पर एक बार टकराना हुआ, कोलिजन हुआ, और यहाँ पर कोलिजन हुआ, इसके बीच में कोलिजन नहीं हुआ। तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगा उस टाइम को हम क्या कहेंगे, रिलैक्सेशन टाइम। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा τ1, यहाँ से यहाँ तक रिलैक्सेशन टाइम लगा τ2, और यहाँ से यहाँ तक रिलैक्सेशन टाइम लगा τ3, यहाँ से यहाँ तक लगा τ4। इस तरह से रिलैक्सेशन टाइम भी अलग अलग होता है। ये डिपेंड करता है कि कोलिजन कहाँ पर हो रहा है। अगर कोलिजन जल्दी होते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम कम होता है, अगर कोलिजन बहुत धीरे धीरे हो रहा है तो रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा होता है। ठीक है, और हमने देखा है यहाँ पर कि इतने छोटे से पैकेट के अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये रिलैक्सेशन टाइम बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो क्या डेफिनेशन बनेगा स्टूडेंट्स, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन। सक्सेसिव कोलिजन का मतलब है एक कोलिजन के पहले, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर टकराना है, इस टकराने से पहले टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। उसे क्या कहते हैं हम, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो आइए डेफिनेशन लिख लेते हैं। टाइम टेकन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन, ओके, यहाँ पर कौन से इलेक्ट्रॉन लिखे जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बिटवीन व्हाट स्टूडेंट्स, सक्सेसिव कोलिजन्स। टाइम टेकन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड व्हाट, रिलैक्सेशन टाइम, या टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। अब देखिए, अब वापस एवरेज स्पीड निकालते हैं। अब एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे वही देखेंगे यहाँ पर। जैसे हमारा कोई इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन कोई रैंडम वेलोसिटी से मूव कर रहा था जिसका इनिशियल वेलोसिटी था u1 वेक्टर। जैसे हमने देखा था कोई भी एक इलेक्ट्रॉन था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, उसका इनिशियल वेलोसिटी था u1 वेक्टर। ये u1 कौन सी वेलोसिटी है, ये रैंडम थर्मल वेलोसिटी है। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा और फोर्स के कारण एक्सेलरेशन आएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्सेलरेशन भी लगा। ठीक है, क्या लगा, एक्सेलरेशन लगा। तो एक्सेलरेशन के कारण कितने टाइम तक ये एक्सेलरेशन लगा, जब तक कि ये वाला इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से टकरा नहीं जाता। जैसे मान लो ये हमारा इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर टकराना है, ये इसका पाथ है जहाँ पर इसे टकराना है इस मेटल आयन से। तो इसके बीच का जो टाइम था, इनिशियल वेलोसिटी था u1, एक्सेलरेशन लगा a, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम ट्रेवल कितना था, मान लेते τ1 टाइम मान लेते हैं। तो यहाँ पर आप एक इक्वेशन लगा सकते हैं जिसको बोल सकते हैं v = u + t, जिससे आप फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ये इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, v फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन कितने टाइम तक लगा वो। तो आप हर इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ये वो वेलोसिटी होगी जो टकराने से जस्ट पहले उसको अटेन हो गई होगी, उसने गेन करी होगी। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, गेन इन वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में कितना गेन हुआ। देखो यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, उसका मान लेते हैं v1 वेक्टर = इनिशियल था u1 वेक्टर, एक्सेलरेशन कितना लगा a विच इज a वेक्टर, और टाइम कितना लगा पहले इलेक्ट्रॉन को τ1 कौन सा टाइम है, उस इलेक्ट्रॉन को टकराने से जस्ट पहले उसने कितना टाइम फ्रीली रिलैक्स होकर फील किया, तो ये τ1। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में गेन हुआ v2 वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी था u2 वेक्टर, एक्सेलरेशन सबके ऊपर कांस्टेंट लगेगा स्टूडेंट्स, और दूसरे का टाइम मान लेते हैं τ2। इसी तरह से सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिखेंगे। अब अगर मान लेते हैं हमारे पास अगर n इलेक्ट्रॉन्स है तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन की भी वेलोसिटी लिख लेते हैं कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी टकराने से जस्ट पहले, विच इज un वेक्टर, एक्सेलरेशन सबके लिए कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन n τn, ये τn क्या है, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम है। अगर अब हम एवरेज वेलोसिटी निकालें, क्या निकालें, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी कितना आने वाला है। अब देखिए, अब एवरेज वेलोसिटी आपका 0 नहीं होगा। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, इसको v, एवरेज वेलोसिटी को मैं यहाँ पर vd से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एवरेज वेलोसिटी को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, vd। ठीक है, इसको हम बाद में दूसरा नाम देंगे vd। एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका, सारी वेलोसिटीज को जोड़ो और n से डिवाइड लगा दो, तो v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस डैश सो ऑन, कहाँ तक, vn वेक्टर।
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से एवरेज निकालते हैं। V1 V2 की वैल्यू रखिए, तो वैल्यू रखेंगे तो क्या पाएंगे आप, V1 की वैल्यू है U1 वेक्टर प्लस A वेक्टर τ1 प्लस V2 के लिए रखेंगे U2 वेक्टर प्लस A वेक्टर τ2 सो ऑन। अब लास्ट वाला रख देते हैं Vn की, विच इज़ UN वेक्टर प्लस A वेक्टर τn डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान से देखें, यहाँ पर कुछ चीज़ें को कॉमन करें, कुछ चीज़ों को अलग अलग निकालें। आप सबसे पहले क्या करिए, सारी इनिशियल वेलोसिटीज़ को साथ में लिख दीजिए। ठीक है, इसको यहाँ पर कर रहे हैं थोड़ा, सारी इनिशियल वेलोसिटी को क्या कर दें आप, साथ में लिख दें। तो देखिए क्या बनेगा, सारी इनिशियल वेलोसिटी को साथ में लिख देते हैं हम। तो Vd विच इज और एवरेज वेलोसिटी, फाइनल एवरेज वेलोसिटी, तो मैं U1 वेक्टर प्लस U2 वेक्टर और लास्ट वाली जो वेलोसिटी है प्लस ऑन UN वेक्टर, इन सबको साथ में लिख देता हूँ। प्लस देखिए ध्यान से, एक्सेलरेशन सबका कॉमन है, A वेक्टर τ1, A वेक्टर τ2, A वेक्टर τn और इतने तरह के आएंगे, तो एक्सेलरेशन A वेक्टर कॉमन लिया जा सकता है, तो A वेक्टर कॉमन ले लें। तो पहले का रिलैक्सेशन टाइम τ1, दूसरे का τ2, इसी तरह से कहाँ तक जाएगा, τn तक जाएगा। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच इज़ n, n से डिवाइड लगा दें। अब ध्यान से देखें, अब क्या होगा, इस n को थोड़ा सेपरेट कर लें, n को क्या कर लें, सेपरेट कर लें। तो n को सेपरेट करेंगे तो मैं इसी स्टेप में कर रहा हूँ, यहाँ पर भी n आ जाएगा और डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, अब आप कुछ चीज़ें रख सकते हैं। ये क्या है, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये वाला क्वांटिटी, ये क्वांटिटी है इनिशियल एवरेज वेलोसिटी, जो कि हमने जीरो निकाली थी। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा था U1 प्लस U2 प्लस UN, U एवरेज निकाला था। U एवरेज कितना था स्टूडेंट, ज़ीरो था, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाएंगे तो सबका एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, ज़ीरो होगा, जिसे हम निकाल चुके हैं। ये कितना होगा, क्वांटिटी ज़ीरो होगा, तो इसे हटा देते हैं, ज़ीरो हो गया। ये क्वांटिटी क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, सारे रिलैक्सेशन टाइम को जोड़ा है और नंबर ऑफ रिलैक्सेशन टाइम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड लगाया है। तो ये क्या है, ये एवरेज है, किस नंबर का एवरेज है, किस क्वांटिटी का एवरेज है, ये रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज है। क्या है, रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज है। तो इसको हम लिख देते हैं, ये क्या है, एवरेज, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, जिसे हम टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन क्या बनेगा स्टूडेंट्स आपका, Vd वेक्टर विच इज एन फाइनल एवरेज वेलोसिटी, ये तो पूरा जीरो हो गया, A वेक्टर विच इज एन एक्सेलरेशन, और टाउ, टाउ क्या है स्टूडेंट्स, ये एवरेज क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। तो ये इक्वेशन बना है स्टूडेंट्स। ध्यान से देखिए, अब जीरो नहीं आ रहा है। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलेंगे, तो अब एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि आप एक क्रॉस सेक्शन लेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन भी इधर ही जाएंगे, अब ऐसा नहीं होगा। और इसका मतलब ये भी नहीं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर ही मूव कर रहे हैं। अगर 70 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो 30 इलेक्ट्रॉन्स उधर जाएंगे, है ना, अभी भी रैंडम वेलोसिटी तो है उनका। अगर 70 इधर जा रहे हैं तो 30 उधर जाएंगे, तो नेट किसका आएगा, नेट आएगा 40 का। अब देखो, अब नेट चार्ज जीरो नहीं है, अब नेट चार्ज जीरो नहीं, इसका मतलब अब करंट फ्लो हो रहा है। अब जो एक्स्ट्रा 40 इलेक्ट्रॉन है उनके करंट फ्लो हो रहा है, तो अब करंट की वैल्यू भी क्या है, जीरो नहीं है, जैसे पहले जीरो थी यहाँ पर। तो इससे ये जो Vd है स्टूडेंट्स, जिसे हमने एवरेज फाइनल वेलोसिटी कहा, इस Vd को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जहाँ पर टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एक इलेक्ट्रॉन का हर टाइम इंटरवल निकालिए कि τ1 τ2 और सबको जोड़ के n से डिवाइड लगा दीजिए, तो ये रिलैक्सेशन टाइम। और ये है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन देखते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर रखना पड़ेगी, तो एक्सेलरेशन यहाँ से निकालेंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ जानते हैं, F इज इक्वल टू कितना होता है, ma, वेक्टर फॉर्म में लिखें तो एक्सेलरेशन और फोर्स दोनों वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कितना है, माइनस ई वेक्टर, तो यहाँ पर रख दें माइनस ई वेक्टर इज इक्वल टू ma वेक्टर। यहाँ से एक्सेलरेशन a वेक्टर की वैल्यू निकाल पाएंगे आप, a वेक्टर कितना आ जाएगा, माइनस ई वेक्टर डिवाइडेड बाय m। तो ये इतना एक्सेलरेशन आएगा स्टूडेंट्स। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर रख दें, तो क्या बन रहा है आपका, Vd विच इज़ इन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की वैल्यू है माइनस ई वेक्टर डिवाइडेड बाय m इंटू टाउ।
ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स, ये है एक्सप्रेशन हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, जहाँ पर हम वीडी को क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसे हमने ड्रिफ्ट क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चल नहीं रहे हैं, वो धीरे धीरे से ड्रिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये ड्रिफ्ट होने में जितना टाइम लगता है, ड्रिफ्ट होने में जो वेलोसिटी अचीव होती है उसे कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताइए क्या कांस्टेंट है, ध्यान से देखिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये माइनस तो केवल नेग्लेक्ट कर दें, माइनस तो डायरेक्शन बता रहे हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट है, ध्यान से देखें, अब समझें इसको। अब E की वैल्यू कांस्टेंट होती है, M की वैल्यू कांस्टेंट, यहाँ पर M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E/m कांस्टेंट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने लगाई है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट हो गया। टाउ जो होता है, ये जो रिलैक्सेशन टाइम होता है, ये ध्यान रखिएगा, रिलैक्सेशन टाइम केवल मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये टाउ भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ये जो क्वांटिटी होगी ये क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक कांस्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये रिस्पॉन्सिबल है करंट फ्लो के लिए, क्योंकि अब करंट ज़ीरो नहीं होगा। आपको बताया, अगर कोई भी क्रॉस सेक्शन लेंगे, अगर 30 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो अभी 70 इलेक्ट्रॉन्स उधर जा रहे हैं, तो नेट जो चार्ज लिखा जाएगा, अब क्यू नेट ज़ीरो नहीं होगा, इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अभी में नेट 40 इलेक्ट्रॉन का चार्ज उधर जा रहा है, तो अब चार्ज फ्लो हो रहा है, और जब चार्ज फ्लो होता है तो क्या होता है, करंट होता है। तो अब करंट ज़ीरो नहीं होगा, अब करंट की वैल्यू कुछ होगी। ओके, अब करंट फ्लो होगा, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो कंडक्टर है उस कंडक्टर से क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो स्टूडेंट्स इसे कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आइए इसका पाथ देख लेते हैं हम, कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई जाए तो इसका पाथ क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स का। ध्यान से देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारा कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन है। मान लेते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जब कितना था, ज़ीरो था। ज़ीरो का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कितना होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि ई की वैल्यू ज़ीरो रखोगे यहाँ पर, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ओके, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़ीरो होगा, इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट नहीं कर रहे हैं, अब वही उनका प्रोग्राम चल रहा है, रैंडम वेलोसिटी से हर पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो मान लो हमारा एक इलेक्ट्रॉन ऐसा गया, फिर यहाँ से टकरा के वो ऐसा गया, फिर यहाँ से टकरा के किसी मेटल आयन से टकराया होगा, उसका पाथ ऐसा हुआ, फिर वो ऐसा हुआ। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब इसी पाथ को, इस इलेक्ट्रॉन के पाथ को हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड में देखें, कहाँ पर देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, मान लेते इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं हम इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई किया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं मतलब अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा। अब देखिए पाथ कैसे चेंज होता है, पाथ कैसे हल्का सा ड्रिफ्ट होता है। ये इलेक्ट्रॉन अभी भी यहाँ पर ही था इनिशियल में, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होंगे। इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पर जाना था, बट इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अब थोड़ा सा ऐसे चला जाएगा, है ना, मतलब ये वाली जो पोजीशन है वो वाली पोजीशन ये यहाँ पर आ गई है। ठीक है, ये वाली पोजीशन यहाँ पर आ गई है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से टकरा कर ऐसे जाना चाहता था, तो अब वो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो थोड़ा सा ऐसा चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से टकरा के इस इलेक्ट्रॉन को नीचे आना था, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ऐसा चला जाएगा। उस इलेक्ट्रॉन को फिर इधर आना था, तो वो इलेक्ट्रॉन के साथ थोड़ा सा ऐसा चला जाएगा। तो अब इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, ड्रिफ्ट हो गए। ये देखो ये पाथ है, ये इलेक्ट्रॉन का पाथ है। इसी टाइप का कुछ पाथ बनता है, जो पाथ कब होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है। और अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होती, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी, केवल मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिखना है, वेक्टर हटा दीजिए, साइन हटा दीजिए, केवल E/m इंटू टाउ। तो ध्यान से देखिए, अब कॉन्क्लूजन करते हैं हम। कॉन्क्लूजन क्या करते हैं, कॉन्क्लूजन ये है स्टूडेंट्स, इस पूरे टॉपिक का, आज के पूरे टॉपिक का कॉन्क्लूजन हमारा ये निकलता है कि जो रैंडम वेलोसिटी होती है, रैंडम वेलोसिटी 10⁵ मीटर पर सेकेंड टाइप की भी जो वेलोसिटी होती है, इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट फ्लो। वो करंट फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है ना। हमने देखा था
तो नोट करके या फिर कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। जो हमारा रैंडम वेलोसिटी होता है, रैंडम वेलोसिटी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट। रैंडम वेलोसिटी में करंट कितना होता है, 0 ही होता है। बट अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स के पास एक एडिशनल वेलोसिटी आ जाती है जिसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तब करंट की वैल्यू 0 नहीं होती है। तो याद रखें, ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि बताओ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो करंट फ्लो होता है उस करंट फ्लो के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, रैंडम थर्मल वेलोसिटी या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आंसर है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर अगर करंट फ्लो करवाना है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होती है। हालांकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू बहुत कम होती है स्टूडेंट्स, ये mm में आती है, mm पर सेकेंड में आती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो बहुत कम होता है, इस रैंडम के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा छोटा होता है ना। तो इसे कहते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दूसरी पॉइंट ये है स्टूडेंट्स, दूसरा पॉइंट ये पहला पॉइंट था। ये जो रिलैक्सेशन टाइम होता है ये डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आयरन लेंगे तो आयरन के लिए रिलैक्सेशन टाइम अलग होगा, कॉपर के लिए रिलैक्सेशन टाइम अलग होगा। डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड ऑल्सो एंड टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर के ऊपर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। आ रहा है समझ में। अगर टेम्परेचर की वैल्यू आप बढ़ा देंगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। ऐसा क्यों, ध्यान से देखिए। जैसे ही आप किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टर को एक एडिशनल एनर्जी मिल जाती है, थर्मल एनर्जी, ठीक है। उस थर्मल एनर्जी के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो थोड़े ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन तेज़ी से मूव करने लगते हैं। जब इलेक्ट्रॉन तेज़ी से मूव करते हैं तो उनको जो टाइम लग रहा था एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में, वो टाइम कम हो जाता है, और वो टाइम जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है, याद रखिएगा इसे। तो ये जो रिलैक्सेशन टाइम जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है। अगर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट कर दूं, मटेरियल वही लूं, तब बोल सकता हूं कि रिलैक्सेशन टाइम क्या है, कांस्टेंट है। तीसरा पॉइंट, अब हम इसको क्या करते थे, कंक्लूड कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन रैंडम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो करंट तो फ्लो हो नहीं रहा है। रैंडम वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती करंट फ्लो के लिए। तो हम माने ना माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम मान लें कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रहते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, 0 हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है। तो केवल आप इसी वेलोसिटी को क्या करिए, काउंट कीजिए। आप छोड़ दीजिए कि रैंडम वेलोसिटी भी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि रैंडम वेलोसिटी से ना तो चार्ज, नेट चार्ज फ्लो हो रहा है, ना करंट हो रहा है। तो आप छोड़ दीजिए कि वो वाली वेलोसिटी होती है। हमें तो अब से केवल एक ही वेलोसिटी पता है, जो कौन सी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी 0 होगी। इसका मतलब समझ लेंगे हम, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन्स स्टे एट रेस्ट। इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, रेस्ट में है ना। छोड़ दीजिए वो वाली वेलोसिटी, इस पे आ जाइए, केवल यही वेलोसिटी हमारे काम की है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाएंगे तो हम मान लें कि उसके अंदर सारे जो इलेक्ट्रॉन है उनका ड्रिफ्ट वेलोसिटी 0 होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन स्टे एट रेस्ट। बट जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं होगी, तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी, विच इज़ E/m इंटू टाउ। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी, जो कि क्या होगी, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तब हम क्या सपोज करेंगे, हमारा जो कंडक्टर है जिसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, सारे इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म एक कांस्टेंट वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये एजप्शन लेते हैं हम यहाँ पर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इधर लगाया तो इलेक्ट्रॉन्स उधर फ्लो करेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं है तो सारे इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये हम एजप्शन लेंगे और इसके बेस पर हम आगे बढ़ेंगे, इस चैप्टर को, करंट इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ाएंगे। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, रैंडम वेलोसिटी ज़्यादा होती है बट किसी काम की नहीं है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होती है बट यही रिस्पॉन्सिबल होती है करंट के लिए।